नमस्कार, जय हिंद। तो कल हमने जिन दो डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, आज उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिटेलिंग से एनालाइज करेंगे उन दोनों डेवलपमेंट्स को। पहला डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था उसमें तीन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट की डेथ हुई है। जो इस अमेरिकन डिप्लोमेट की डेथ हुई थी उनका नाम था हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर जो थे वो दो प्रेसिडेंट के लिए, यूएस के दो प्रेसिडेंट के लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन दो पोस्ट के लिए उन्होंने काम संभाला था। जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 की, उस टाइम वो एक्टिव थे यूएस की पॉलिटिक्स में। तो पहला डेवलपमेंट ये था हमारा कि 1971 की वॉर, जो तीनों इश्यूज से निकल के आएगा वो आएगा 1971 की वॉर। जो पहला इशू था हमारा जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट की डेथ हुई है, हेनरी किसिंगर, वो एनएसए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिस टाइम पे 1971 की वॉर हुई थी यूएस प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा जो इशू हमने बताया था, दूसरे इशू में हमने डिस्कस किया था, अभी हाल ही में रिसेंटली में रिलीज हुई एक मूवी। 29 नवंबर को इनकी डेथ होती है और 1 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होती है। जी हाँ, इस मूवी का नाम था सैम बहादुर। ये सैम बहादुर मूवी थी फील्ड मार्शल सर सैम मैनेक्सॉ की लाइफ पे। सर सैम मैनेक्सॉ जो थे वो प्रिडोमिनेटली एक्टिव थे इस पूरी एक्टिविटी में जिस टाइम पे 1971 की वॉर हुई थी, और उन्हीं के अंडर ओवरऑल कमांड थी इस वॉर की। और तीसरा इशू जो हमारा था वो था कल की डेट, यानी कि 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 1971 वो डेट थी जिस दिन ईस्ट पाकिस्तान, या फिर हम कहें आज का बांग्लादेश, उस टाइम पे वहां के सोल्जर्स ने वॉर के टाइम पे सरेंडर किया था। तो ये तीनों इशू जो हैं आपस में मिलके जो हैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, जो है हमारा 1971 की बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर। और इसमें अगर मैं चौथा इशू भी ऐड करूं, जो एक महीने के अंदर अंदर ये चार डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ही क्लोजर है। जो चौथा जो इशू है वो है 19 नवंबर, जिस टाइम पे ये वॉर हुई थी 1971 की। उस टाइम जो हमारी पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उस टाइम पे पीएम थी, उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी भी 19 नवंबर को थी। तो ये चार इश्यूज, चार डेट, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में, और सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट पे जिधर फोकस कर रही है वो है बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर की तरफ। हालांकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर पे और नहीं भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन में भी आ सकता है। तो इस इशू के अराउंड हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा डेवलपमेंट हम डिस्कस करने वाले थे उसमें दो इशू थे। पहला इशू क्या था कि कोरिया से हमारा जो है 50 इयर्स का डिप्लोमेटिक टाइज पूरा हुआ है 11 दिसंबर 2023 को। और दूसरा था कि पुतिन की विजिट दो कंट्रीज में, सऊदी अरब और यूएई में, और उसके ठीक कुछ दिन बाद ईरान के प्रेसिडेंट को रिसीव करना रशिया में, मॉस्को में। कोरिया के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज पूरे हुए हैं, इसकी अनाउंसमेंट, इस चीज के अनाउंसमेंट जिस टाइम की गई थी पैलेस्टाइन में रह के की गई थी। अगर आप इस इशू को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया ने पैलेस्टाइन से ये अनाउंसमेंट की थी कि हम कोरिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को स्टैब्लिश करेंगे। और जो है तो इस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया के 1973 तक ऐसा नहीं है कि कोरिया के साथ टाइज नहीं थे, इंडिया के कोरिया के साथ टाइज थे, लेकिन वो कॉन्सुलर टाइज थे। फुल डिप्लोमेटिक टाइज जो हुए कोरिया के साथ वो 1973 में पूरी तरीके से स्टैब्लिश हुए। तो हो सकता हो यहां से क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्सुलर टाइज और हमारा डिप्लोमेटिक टाइज से रिलेटेड। तो इंडिया ने हमेशा से ही नैम पॉलिसी को फॉलो किया था। इन दोनों इशू से जो मेन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो आएगा नैम, यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट। इंडिया ने एक साउथ कोरिया बना और एक नॉर्थ कोरिया बना। कोरियन वॉर जिन्होंने पढ़ी वो जानते हैं 1950 से 1953 तक जो है कोरियन वॉर चली थी कोरियन पेनिनसुला में। तो यहां से इसके बाद इंडिया ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हालांकि जो रशियन कम्युनिस्ट के अंदर आ गया था, और साउथ कोरिया जो यूएस के पास चला गया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी कह सकते हैं, उसके अंडर। तो इंडिया ने हमेशा से ही जो है नैम पॉलिसी पे फोकस किया, वो चाहे आज का टाइम हो या पीएम नेहरू के टाइम हो, इंदिरा गांधी का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, इंडिया ने हमेशा से ही नैम पे फोकस किया है, नैम फॉलो किया है। अभी जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी तब भी इंडिया ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था, किधर भी तरफ, ना यूक्रेन की तरफ ना रशिया की तरफ। इंडिया का सीधा सीधा ओपिनियन ये था, इंडिया का सीधा सीधा अनाउंसमेंट यही था कि दोनों पावर आए,
आपस में बात करें और इस इशू को डिप्लोमेटिक टाइज यानी कि बातचीत के थ्रू जो है इसे सॉल्व करें, रिजॉल्व करें। यही हमारा सेम हुआ था जब अभी पैलेस्टीन वाला और इजराइल वाला इशू चल रहा था। इंडिया ने, अब मैंने बताया ना, साउथ कोरिया में जब कोरिया के संग डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए तो इंडिया ने ये अनाउंसमेंट कहां से की थी? पैलेस्टीन से। और इस टाइम पैलेस्टीन और इजराइल का भी क्या चल रहा है? वॉर चल रही है। और इंडिया ने पैलेस्टाइन और इजराइल इशू पे भी हमेशा यही राय दी थी, 2 स्टेट सॉल्यूशन का उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया था इंडिया ने, कि हम जो है चाहते हैं यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, जिसको इंडिया ने आज भी बरकरार रखा है। वहां पे भी नैम फॉलो किया गया था। तो ये ओवरऑल जो इशू जो हमारा जो है पॉइंट करता है, ये नैम की तरफ करता है। अब आते हैं इसमें दूसरे इशू पे, जिसमें पुतिन की विजिट थी। रशिया यूक्रेन के बाद सभी जानते हैं कि यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। लेकिन रशिया ने इस चीज को जो है दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर सैंक्शन का कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा, रशिया ने टारगेट किया यूएस के सबसे बड़े एलाई को, सऊदी अरब को और यूएई को। वहां पे विजिट की, वहां पे उनका स्वागत हुआ। ये मैसेज दिया रशिया ने यूएस को कि आपके सबसे बड़े एलाई के घर में हम आए हैं और हमारे ऊपर जो है सैंक्शन का कोई भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और यहां से जो टॉपिक निकल के आएगा प्री के लिए वो ये आ सकता है ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है उसके ऊपर। इसके बाद कुछ दिन बाद ईरान के प्रेसिडेंट का स्वागत किया पुतिन ने मॉस्को में। रशिया ने ये जो है साइन दिया है यूएस को कि वेस्ट एशिया में उसका इन्फ्लुएंस है। और क्योंकि ईरान भी जो है यूएस के अगेंस्ट है, तो ईरान की मदद कर रहा है चाइना भी यूएस के अगेंस्ट है और रशिया भी यूएस के लगभग अगेंस्ट है। इन तीनों की ग्रुपिंग कैसे अफेक्ट कर सकती है यूएस को? और साथ में जो ऑयल की जियोपॉलिटिक्स है, सबको पता है यूएस के पास शेल ऑयल या फिर शेल गैस जिसे हम कहते हैं वो उसका रिजर्व है। लेकिन इन कंट्रीज के जो मेन इकोनॉमी है वो ऑयल पे टिकी हुई है, फॉसिल फ्यूल पे, गैस पे हम कहें तो कैसे ये ग्रुपिंग जो है यूएस को काउंटर बैलेंस करेगी, कैसे नहीं करेगी? और बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये भी नैम की तरफ इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया क्योंकि यूएस के भी क्लोज है, इंडिया रशिया के भी क्लोज है, इंडिया ईरान के भी क्लोज है और इंडिया जो है वो सऊदी अरब और यूएई के भी बहुत क्लोज है। तो इंडिया को यहाँ पे काउंटर बैलेंस यहाँ पे करना मुश्किल है। इंडिया को हर चीज यहाँ पे बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, हर एक के साथ स्ट्रेटेजिक टाई बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और प्लस ईरान जो है वो बहुत ही अगेंस्ट है इजराइल के, उसे बिल्कुल वाइप आउट करने की उसने प्लेस खा रखी है। लेकिन सऊदी अरब इस मामले पे शांत है। तो रशिया हो सकता है कि ये भी वहां पे अरेंजमेंट कर रहा हो जहां पे इस वॉर को आगे ना बढ़ाया जाए, ताकि जो जियो पॉलिटिक्स है ऑयल की वो स्मूथली चल सके। इसी वजह से हो सकता है ओपेक और ओपेक प्लस की मीटिंग भी आने वाले दिनों में हमें दिखे। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं इंडिया की नैम पॉलिसी की तरफ, नॉन अलाइड मूवमेंट, इंडिया कैसे हर चीज को बैलेंस कर रहा है। और जो हमारा आईआर का तीसरा टॉपिक है सिलेबस में वो भी यही है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसका इंडिया के ऊपर इफेक्ट। तो ये जो है ये डेवलपमेंट जो हो रहा है जिसमें रशिया गया है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया की पॉलिटिक्स पे, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स पे। तो इन दोनों डेवलपमेंट पे हमें नजर रखनी है। जो पहला डेवलपमेंट मैंने आपको बताया बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है लेकिन उसके आसपास का भी आ सकता है, वॉर से रिलेटेड भी आ सकता है, या उसके अराउंड जो है रिमूव कर सकता है, उसके अराउंड मूव कर सकता है, राउंड जो है कर सकता है हमारा जो भी उस टाइम पे क्वेश्चन आएगा। किसी को नहीं पता है कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन देने वाला है। हम केवल जो है अपने आप को उस चीज के लिए तैयार रखें कि अगर उसके आसपास का भी हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो हम उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकें। ये इन सारी वीडियो, ये जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उनका इतना सिंपल सा ये छोटा सा मोटिव है। किसी को नहीं पता है क्या क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन हमें उसके लिए डेवलपमेंट्स के लिए तैयार रहना है। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट पे नजर रखिएगा। पहला हमारा 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और दूसरी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, और प्लस जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन डेवलपमेंट का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा तीसरा जो है पॉइंट, जो कहें तीसरा पॉइंट जो है सिलेबस का इंटरनेशनल रिलेशन में, वो यही है। तो आप तब तक इन दोनों डेवलपमेंट पे नजर रखिए। इसके बाद अगले 2 टॉपिक जो है नेक्स्ट वीक हम फिर से डिस्कस करेंगे किन्हीं 2 नए टॉपिक पे लेके। तब तक के लिए थैंक यू।